Good morning, students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV Government College, भीलवाड़ा। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे, जिसमें कि रिजिड रोटर के बारे में हम पढ़ रहे थे। Just a minute. तो हमने रिजिड रोटर के बारे में अभी तक पढ़ा था। रिजिड रोटर क्या होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो रिजिड रोटर ऐसा, ये सपोज ये हमारा एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये मॉलिक्यूल है। इस बॉन्ड को हमने मान लिया कि ये रिजिड है, ठीक है। इस तरह मान लिया था, और ये रोटेट कर रहा है, और उस रोटेशन का डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, और डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, वो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रहा है, क्योंकि ये क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ये था कि एक तो इसके एनर्जी लेवल, अलाउड एनर्जी लेवल, वो हम पढ़ चुके हैं। दैट इज, वो एक फॉर्मूला था जो मैंने कहा आपको याद रखना है, BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स। जहां पर जे है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है, ठीक है। और बी है वो रोटेशनल कांस्टेंट है, घूर्णन स्थिरांक जिसे हम कहते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरह ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हमने निकाला था जो लाइंस हैं, स्पेक्ट्रम देखा था, जिसमें कि J इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1। इस पे एक ट्रांजिशन हो रहा था। और फिर हमने निकाला था इसका जो एनर्जी डिफरेंस है, वो आया था हमारा जो फ्रीक्वेंसी था, दैट इज B 2B J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इससे हमने देखा था कि जितनी भी लाइंस आती हैं रिजिड रोटर के लिए, उन सब की लाइन की स्पेसिंग होती है, वो निकल के आती है 2B सेंटीमीटर इनवर्स। उनके बीच का जो अंतर है, लाइनों के बीच का अंतर है ना, ये निकल के आता है 2B सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सब हम देख चुके। तो उसके बाद हमने एक ये देखा था कि बी की क्या यूजफुलनेस है। इससे हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में पता लगाया था। सीओ का हमने एग्जांपल लिया था। तो सिंपली अगर हम देखें तो बी इज इक्वल टू होता है H/8 पाई स्क्वायर आई सी, 8 पाई स्क्वायर आई सी। सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, बी रोटेशनल कांस्टेंट है। तो अगर हम देखें यहाँ, तो आई इज इक्वल टू हो जाता है H/8 पाई स्क्वायर बी सी, ठीक है। बी सी हो गया है ना। तो बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ये आ गई हमारी 2BJ+1। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये स्पेक्ट्रल लाइन है, ये हम पता लगा सकते हैं इसको। टू की बी की वैल्यू आ जाएगी। जब बी की वैल्यू आएगी, उससे हम निकाल लेते हैं आई की वैल्यू। आई इज इक्वल टू होता है सिंपली म्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर म्यू है वो है समानित द्रव्यमान m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें अगर हमें मासेस पता है सारे, m1 m2 ये हमें पता है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, म्यू निकाल सकते हैं। और म्यू इज इक्वल टू, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन म्यू, ठीक है। और आर इज इक्वल टू इन द एंड दैट इज इक्वल टू रूट आई अपॉन म्यू। तो हमें ये सारी चीजें क्योंकि पता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं इजीली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है ना। ये मासेस पता है हमें, तो हम इससे आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हम पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे नॉन रिजिड रोटर। जस्ट ए मिनट, ठीक है। ये तो हो गया ना, आई हमें पता ही है, इस फॉर्मूले से आ जाएगा, है ना, सिंपली इस फॉर्मूले से आ जाएगा। म्यू हमने निकाल ली थी। तो अब नॉन रिजिड रोटर क्या आता है, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपके साथ। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो हम जब किसी मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे थे, ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, लेकिन इसके जो बॉन्ड लेंथ है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये देखा गया एग्जांपल लेके, और जब बी की वैल्यूज देखी गई, डिफरेंट वैल्यूज बी की, तो ये पता लगा कि जो बी है, हमने फॉर्मूले में भी देखा, जो बी है दैट इज इक्वल टू H/8 पाई स्क्वायर आई सी। और आई है कि आई क्या है, मैंने अभी अभी बताया, आई है म्यू आर स्क्वायर। तो ये बी जो है, ये नजर आ रहा है कि दिस इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, बी की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी बी की। ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल, इसका मतलब जब कंपन, जब घूर्णन हो रहा है, ठीक है, रोटेशन हो रहा है, उस टाइम पे कंपन भी होता है। इसको हम सिंपल फिजिक्स से भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी कोई दो सॉलिड मास बंधे हैं किसी बैंड से, ठीक है, तो वो अगर घूम रहा है, थोड़ी देर में क्या होगा, वो बॉन्ड जो है वो आपस में बाहर की तरफ खींचेंगे, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक अभिकेंद्रीय और एक अपकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय बल इनको अंदर की तरफ खींचेगा, अपकेंद्रीय इसको बाहर की तरफ खींचेगा, ऑब्वियस है। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, तो इस तरह क्या होता है, ये एक कंपन शुरू हो जाता है। और अगर मॉलिक्यूल पे कंपन है, जैसा कि हम आज जानते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जिस्ट करती है जो वाइब्रेशन के कारण होती है, तो अगर मॉलिक्यूल में कंपन है तो हमारी थ्योरी जो थी रिजिड रोटर की, वो गलत साबित होती है। ठीक है, तो हमने रिजिड रोटर से एक फॉर्मूला तो निकाल दिया, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, हमें देखना पड़ेगा उसकी क्या लिमिटेशन है, क्योंकि बॉन्ड इज नॉट ए रिजिड, बॉन्ड में थोड़ी इलास्टिसिटी होती है, बॉन्ड प्रत्यास्थ होते हैं। तो अगर वो प्रत्यास्थ होते रिजिडिटी नहीं होती है, तो उसके लिए एक नई थ्योरी होती है जिसे हम कहते हैं नॉन रिजिड रोटर, ओके, या अदृढ़ घूर्णक, नॉन रिजिड रोटर या अदृढ़ घूर्णक, जिनमें की ड्यूरिंग रोटेशन, जब वो रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल इस तरह, तो उसमें वाइब्रेशंस भी होते हैं, इधर इधर जाता है और फिर ये इधर इधर आता है, तो ये वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये नॉलेज थोड़ी होती है। तो इसके लिए उसमें क्या हुआ, एक मॉडिफिकेशन किया जाता है और एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है जो नेगेटिव टर्म में आता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट, डिस्टॉर्शन, बॉन्ड डिस्टॉर्शन कांस्टेंट कहलाता है। मैं आपके स्लाइड शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम नोट्स पे आते हैं हमारे। तो हमारा टॉपिक यही है कि अदृढ़ द्विपरमाणुक अणु का गुणात्मक विवरण, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल, यही आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि घूर्णन के साथ में बंध लंबाई अपरिवर्तित रहती है, ये हमने माना था रिजिड रोटर में, बट दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल, है ना। तो वास्तव में बंध दृढ़ नहीं होते हैं, वह प्रत्यास्थ होते हैं, और बंध दूरी परिवर्तित होती रहती है ड्यूरिंग रोटेशन भी। तो रियल बॉन्ड्स आर नॉट रिजिड वेयर एज दे आर नॉन रिजिड एंड द बॉन्ड लेंथ चेंजेस विद द रोटेशन। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, अब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं जो हमने पहले लिया था। अब इनमें अगर कंपन अंतर देखें तो वही घूर्णन के साथ में कंपन होते हैं, जबकि रिजिड रोटर में ऐसा नहीं होता है। ओके, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, और बॉन्ड लेंथ मैंने बता दिया बी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये बी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमने बता दिया है आपको। ठीक है, तो इसलिए बॉन्ड क्या होता है, रियलिटी में नॉन रिजिड होता है, रिजिड नहीं होता है। इसके लिए जो समीकरण निकल के आता है श्रोडिंगर इक्वेशन से, इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, इवन तो ये तो एनर्जी आती है जूल में, एच स्क्वायर अपॉन 8 j j प्लस 1, ये हम दे चुके हैं। ये किसके लिए, ये था रिजिड रोटर के लिए। इसमें से एक टर्म माइनस की जा रही है, दैट इज h4 अपॉन 32 पाई 4 r स्क्वायर j स्क्वायर प्लस j प्लस 1 होल स्क्वायर जूल। जब इसको सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज कर लेते हैं और इस क्वांटिटी की जगह हम लिख देते हैं d, तो ये आता है EJ इज इक्वल टू BJ J प्लस 1, जो हमें पता है ठीक है रिजिड रोटर के लिए होता है। इसमें से एक माइनस किया जाता है डी जे स्क्वायर J प्लस 1 का होल स्क्वायर। D यहाँ पर अभिकेंद्रीय विरूपण स्थिरांक हिंदी में, या सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट कहलाता है। ओके, तो ये इसका मान जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतनी इजीली वाइब्रेट हो पाएगा। ठीक है, बंध लंबाई इजीली परिवर्तित होगी ड्यूरिंग रोटेशन, ये इसका प्रिंसिपल है। डी का मान बी की तुलना में बहुत ही कम होता है, तो अधिकतर इसको नगण्य मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपर लेवल पे जाते हैं, जे इज इक्वल टू 5 6 इस पे जाते हैं, ये इनिशियली जब जे इज इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है, रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ने का मतलब है एनर्जी बढ़ा रहे हैं हम रोटेशन की, जे क्वांटाइज्ड है ना, तो एनर्जी हम ऊपर ऊपर बढ़ाते हैं, जो हम स्पेक्ट्रम बताएंगे अभी आपको। ये जो स्पेक्ट्रम है, सपोज ये स्पेक्ट्रम है, तो ये इसकी एनर्जी इधर ऊपर बढ़ रही है, ये एनर्जी ऐसे बढ़ रहा है इसका ना। तो ये जब तक ये लोअर लेवल पे है 0 1 2 3 4, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही ये 5 6 इन पे आता है, तो ये जो सेकंड क्वांटिटी है ये
थोड़ी मेजरेबल हो जाती है, इसको हम नगण्य फिर नहीं मान सकते हैं। उससे पहले क्या होता है, डी की वैल्यू बहुत कम है 20 से, तो उसको कम मान लेते हैं। लेकिन जैसे जो ऊपर जाएंगे जे की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो अगर सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसमें भी दो पार्ट है, इसमें जे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 से 4 5 तक तो ये कोई दिक्कत नहीं है। पर जब j इक्वल टू 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, तो ये वैल्यू, हालांकि d कम है, b के कंपैरिजन में d की वैल्यू बहुत कम होती है, d को हम नगण्य मानते हैं, लेकिन हायर स्टेट में j की वैल्यू बढ़ने के कारण ये थोड़ा सा नेगेटिव टर्म बढ़ जाता है। और इसीलिए जब हम रिजिड रोटर और नॉन रिजिड रोटर का कंपैरिजन करते हैं, तो नॉन रिजिड रोटर में थोड़ा सा जो लेयर है, वो जो लाइन है, वो उसका लोअरिंग हो जाता है एनर्जी में, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ सिग्नल हो जाता है। ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लोअरिंग हो रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये स्पेक्ट्रम उसका दिखाई दे रहा है। ये तो दृढ़ का हो गया, रिजिड का हो गया, ये नॉन रिजिड का हो गया। तो ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है लाइंस का, कारण वो ये जे का मान बढ़ने के कारण। तो ये बी हमारा h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी हमने पढ़ लिया है। d इज इक्वल टू h अपॉन 32 पाई 4 आई स्क्वायर के, डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। और इसको अगर लिखें तो d इज इक्वल टू होता है 4bq अपॉन ओमेगा बार स्क्वायर, जहां ओमेगा बार कंपन की आवृत्ति है, किसकी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ओके। और ये जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई सी रूट के अपॉन म्यू। ये हम वाइब्रेशन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, उसके बराबर होती है। जहां पर के है वो फोर्स कांस्टेंट होता है, म्यू है वो जो हम जानते हैं रिड्यूस मास है, सी हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ द लाइट है। तो ये जो है डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपन की आवृत्ति है जो ओमेगा होता है, इसकी जो रेंज है वो 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स की होती है। हम ओमेगा की बात कर रहे हैं, उसकी जो रेंज है वो 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स है। जबकि जो बी है उसकी लगभग 10 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो जो डी के अगर हम यहाँ से निकालें, डब्ल्यू यहाँ क्योंकि नीचे है, डिनोमिनेटर में है, एक ये बी है ऊपर है, तो ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में है। तो डी जो होता है वो लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स का बराबर होता है। तो इन दोनों की रेंज में इतना ज्यादा अंतर है, इसलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां भी जो चयन नियम है वो वही काम करता है, दृढ़ और अदृढ़ दोनों में सेम है, दैट इज डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1, ओके। तो यहां सिर्फ एक ही चीज आई है, वो है डी, और डी है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट या अभिकेंद्रीय विरूपण स्थिरांक। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, बट क्योंकि ये नगण्य होता है इसका डी का वैल्यू, तो ये बहुत ज्यादा काम में, ये बस हायर लेवल पे ही काम में आएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो गया है EJ इज इक्वल टू BJ J+1 माइनस DJ स्क्वायर J+1 होल स्क्वायर। इसमें और भी होल स्क्वायर की आगे टर्म आती है, H भी आ जाता है, I भी आ जाता है, J भी आ जाता है आगे जाके, लेकिन वो उन सब की वैल्यू बहुत कम है तो उनको नेग्लिजिबल मानते। इवन ये भी जो है आपका फॉर्मूला, ये हमेशा हम आगे भी पढ़ेंगे, जब रमन पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला हमेशा आगे जाके EJ इज इक्वल टू BJ J+1 में ही टूट जाता है। हम इस क्वांटिटी को अधिकतर नगण्य मानते हैं। तो वो था रिजिड रोटर, ये है नॉन रिजिड रोटर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और इसका एप्लीकेशन है, वो है समस्थानिक प्रभाव के नाम से आपके, उसके बाद रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। वो कहलाता है आइसोटोपिक इफेक्ट और समस्थानिक इफेक्ट। तो समस्थानिक क्या होता है आप ये जानते होंगे। समस्थानिक मतलब कि एक ही जगह पे रहने वाला परमाणु, और परमाणु क्या होता है, परमाणु पहचाना जाता है अपने एटॉमिक नंबर से या नंबर ऑफ प्रोटॉन से, जो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है ना, तो वो सेम जगह पे होंगे, वो सेम एलिमेंट होगा, ओके। तो ये अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन होता है 12 और एक ऑक्सीजन होता है 13, दोनों है ऑक्सीजन, है ना, ओके। समस्थानिक होता क्या है आप लोग जानते होंगे, जैसे ये हमारा सपोज न्यूक्लियस है, और कार्बन की अगर न्यूक्लियस की बात करें, मैंने कहा जेड और पी बराबर होना चाहिए, वो एलिमेंट सेम एलिमेंट होते हैं, आइसोटोप से हम आप जानते हैं। तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। ये सिंपल कार्बन है जिसको हम कार्बन 12 के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ कार्बन जो कार्बन 13 भी कहलाते हैं, तो कार्बन 13 के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन तो 6 ही है, क्योंकि एलिमेंट कार्बन है ना। 7 होते ही तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा।
तो प्रोटॉन तो 6 ही होते हैं, बट न्यूट्रॉन होते हैं वो 7 हो जाते हैं। ये दोनों ही आइसोटोप कहलाते हैं एक दूसरे के। ये थोड़ा भारी होता है वेट में, इसका वजन थोड़ा ज्यादा होता है, इसका इससे कम होता है ना। एटॉमिक वेट की बात करें, C13 का एटॉमिक वेट ज्यादा है ऑब्वियसली C12 से। ऐसे C14 भी होता है, जिसमें कि 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है, जो कि कार्बन डेटिंग के भी काम में आता है, आप जानते हो। तो ऐसे जो आइसोटोप्स हैं, इन आइसोटोप के परमाणु भार को हम इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमें पता है कि जो C13 की अविडेंस है वो बहुत ही कम होती है। 98% करीब C12 होता है, और 198 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग C13 होता है। तो बहुत कम एविडेंस है, लेकिन इसका जो एटॉमिक वेट है उसको हम इस मेथड से पता लगा सकते हैं। तो क्या मेथड है वो देखते हैं। ओके, तो इसका सबसे पहली इसकी जो सिद्धांत है वो ये है कि जब हम किसी भी अणु में उसके परमाणु को उसके दूसरे समस्थानिक से सब्स्टिट्यूट करें, मान लो कोई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, सपोज कार्बन मोनोक्साइड है, उसमें कार्बन 12 है, दूसरे में कार्बन 30 है, तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से उसकी बॉन्ड लेंथ में कोई अंतर नहीं आता है। ये पहला इसका थ्योरी है। अंतर किसमें आएगा? अंतर आएगा उसको रिड्यूस मास में, क्योंकि मास चेंज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ में कोई अंतर नहीं आएगा। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। तो किसी अणु में किसी परमाणु के समस्थानिक के द्वारा प्रतिस्थापन से उसकी बंध धुरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसके समानित द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, जो है रिड्यूस मास। ओके, तो क्योंकि समानित द्रव्यमान होता है म्यू, दैट इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये इसमें चेंज आएगा क्योंकि मास चेंज हो रहा है। एक एक जो एटम है उसका मास चेंज हो रहा है, चाहे वो m1 है चाहे m2, दोनों में से एक आइसोटोप हम चेंज कर रहे हैं, मास चेंज हो रहा है। और जो म्यू है दैट इज ए पार्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू आर स्क्वायर, क्योंकि आर चेंज हो नहीं रहा है ना, आर चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारे पास आएगा रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो हमारे पास बी मिलेगा, बी में h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आपको, बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, इसका मास निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है इसमें। ये हमें स्पेक्ट्रो से पता हो सकता है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये है जिसका खेल है, ये कांस्टेंट हो गया। इसमें m भी है r भी है, तो r हमें पता है, r चेंज भी नहीं हो रहा है, म्यू चेंज हो रहा है, तो म्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो ये ऑब्वियस है, ज्यादा जिसका अधिक द्रव्यमान होगा उसके समस्थानिक के लिए आई का मान भी ज्यादा होगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, है ना, उसके लिए आई का मान ज्यादा होगा। और बी का मान उसके लिए कम होगा, क्योंकि आई और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बी इज इक्वल टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC। तो आई और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बी ज्यादा तो आई कम, आई ज्यादा तो बी कम, ठीक है। तो आई ज्यादा हो रहा है तो जो भारी है वो लोअरिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएगा उसमें, ठीक है। एक तो ये इसका पता चला कि इसमें समस्थानिक है। दूसरा अगर एग्जांपल देखें हम, तो एक CO का एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड का ही, जिसमें हम ऊपर देखा। तो इसमें घूर्णन अवशोषण होता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट है, और रोटेशन से डाइपोल मोमेंट चेंज भी हो रहा है, तो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये शो करता है। तो इस पे दो लाइन हमें मिल रही हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड 12 के लिए, C12 के लिए 3.84235 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये 0 to 1 वाली हम कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा भी C13 में, वो भी 0 to 1 में 3.67337 सेंटीमीटर इनवर्स। दो लाइनें हमें मिली। अब हम इनसे क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे इससे बी की कैलकुलेशन। अब हमारे पास आ गया एनर्जी, और एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 2B, अलाउड एनर्जी जो है वो J+1 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमें पता है, ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये हमने देख लिया कितनी उसने फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, वही उसके बराबर होगा, वो एनर्जी जो जब तभी करेगा जब उतना लेगा, है ना। तो ये आ गया है 3.8435 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ रख दिया, मान लो 3.84235 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। दैट इज इक्वल्स टू 2B, और J इज इक्वल टू यहाँ 0 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, ये 0 ही हो गया, ये 2B, ये 2B के इक्वल हो गया, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा, हमें सिर्फ इसको 3.84235 को 2 से डिवाइड करना है, और ये आ जाता है 1.92118 सेंटीमीटर इनवर्स। तो B की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, अब B की वैल्यू क्या है?
दो वैल्यू दोनों के लिए निकालेंगे हम, पहले C12 के लिए फिर C13 के लिए, है ना। तो उनको क्योंकि B की वैल्यू है तो B एक ये हो गया, ये हमने निकाला सपोज C12 के लिए, ऐसे ही C13 के लिए भी हमने निकाल लिया। तो B इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, सपोज C12 के लिए है, ये B1 एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये डैश सी, ये हो गया C13 के लिए। इनमें परिवर्तन क्यों आएगा? क्योंकि मास चेंज हो गया है और मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो रहा है, तो ये अलग अलग आएंगे, है ना। अब इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो B अपॉन B1 और B डैश दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी इंटू 8 पाई स्क्वायर आई डैश सी अपॉन एच। ओके, ये क्लियर है। और क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है और ऊपर नीचे सेम है तो ये कट जाएंगे आपस में, कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, सी कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास, दैट इज इक्वल्स टू आई डैश अपॉन आई, और आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, जहां पे आर चेंज हो नहीं रहा है, तो हुआ क्या, हुआ यही कि म्यू डैश आर स्क्वायर अपॉन म्यू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास बच गया म्यू डैश अपॉन म्यू, दैट इज इक्वल्स टू, हमें निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रिड्यूस मास पता है, ये 1.982118 अपॉन 1.8369, तो ये आ गया 1.046, ठीक है। तो ये तो आ ही जाएगा, रिड्यूस मास तो आ ही जाएगा क्योंकि ये सब चीजें हमें पता है, बी हमें पता है ना, ये दोनों चीजें हमें पता है, दोनों है ही, इनसे वैल्यू से निकल जाएगा। अब इनका रेशियो पता चल गया एक्चुअली, म्यू डैश और म्यू का, क्योंकि ये बी और ये B1 हमें दोनों पता है, हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, इनका रेशियो आ गया। अब हमें निकालना है, हमारा जो मोटो है वो है आइसोटोप का वेट निकालना। तो हमारे पास दो यहाँ पर एटम है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, ठीक है। एक कार्बन का वेट हमें पता है, एक और दोनों ऑक्सीजन है वो सेम है, तो हम यहाँ उनको पुट कर देंगे, दैट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 से होता है, ये हो जाएगा 15.994, ये तो ऑक्सीजन का वेट हो गया, है ना। ये हो गया जो हमारा C13 जिसका हमें निकालना है, ये ऑक्सीजन का वेट, C13 का वेट हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर एक साइन गड़बड़ है, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और ये रेशियो हमें पता ही है क्या है, तो अब हमारे पास क्या निकालना है, m1 निकालना है। तो इस इक्वेशन से हम इजीली मैथमेटिकली m1 का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो निकल के आता है 13.0007 ग्राम, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बहुत करीब होता है। तो इस तरह रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हमने पहले बॉन्ड लेंथ डिटरमिनेशन किया, फिर हमने आइसोटोप का जो एटॉमिक वेट है वो निकाला। ये इसका स्पेक्ट्रम है जिसमें हमने देखा, क्योंकि वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ने से क्या हो रहा है, ये डाउन जा रहा है ना, बी की वैल्यू कम हो रही है, जैसे ही वेट बढ़ेगा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई, आई इज यहाँ मास से रिलेटेड है, तो मास बढ़ेगा बी की वैल्यू कम होगी, तो ये डिक्रीज कर जाते हैं इस तरह। ये है आइसोटोप का बारे में। तो हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर खत्म होती है। होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करेंगे, जिसको कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।